नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे चैप्टर की जो दशकों तक चर्चा और सत्ता दोनों का केंद्र रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की कहानी की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक पार्टी ने इतने लंबे समय तक बिहार की पॉलिटिक्स को डिफाइन किया और क्या क्या वो दौर वापस आ सकता है। चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पार्टी के सबसे करिश्माई चेहरे और संस्थापक लालू प्रसाद यादव से, और हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब ये पॉलिटिकल फोर्स असल में बन रही थी। देखिए, 90 का दशक वो वक्त था जब लालू यादव बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, और इसी पॉलिटिकल जमीन पर 5 जुलाई 1997 को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बनाई, और इसके बाद तो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की राजनीति पर आरजेडी का एक छत्र राज रहा। तो सवाल यह है कि उनकी सफलता का ये फॉर्मूला था क्या? वो था सामाजिक न्याय का आइडिया। आरजेडी का जो पूरा राजनीतिक मंच था ना, वो गरीब और पिछड़े वर्गों को पावर देने पर फोकस था, और इसी एक बात ने उन्हें सीधा जनता से कनेक्ट कर दिया। और उनका एक नारा, पिछड़े पावे 100 में 60, ये सिर्फ एक नारा नहीं रह गया बल्कि एक तरह का आंदोलन बन गया। इसने पिछड़े वर्गों में एक नई पॉलिटिकल चेतना जगाई और लालू यादव को उन लोगों का हीरो बना दिया जो समाज में हाशिए पर थे। और सिर्फ नारे ही नहीं, उनका पॉलिटिकल स्टाइल भी बिल्कुल हटकर था। वो जनता से सीधे बात करते थे, गांवों में जाकर लोगों के साथ वक्त बिताते थे और जमीनी मुद्दों को उठाते थे। और उनकी पार्टी का जो सिंबल है लालटेन, वो गरीबों और वंचितों की आवाज का प्रतीक बन गया। लेकिन जैसा कि अक्सर राजनीति में होता है, सत्ता अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां से पार्टी का ग्राफ थोड़ा नीचे जाने लगा। आरजेडी के शासनकाल के साथ एक शब्द, एक टैग ऐसा जुड़ा जिसने उनकी इमेज पर बहुत गहरा असर डाला, और वो था जंगल राज। ये एक नेगेटिव परसेप्शन था जो पार्टी के शासन से जुड़ गया और उनके विरोधियों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। अब इस धारणा के पीछे कई वजहें भी थीं। पार्टी पर करप्शन के बहुत गंभीर आरोप लगे, जिसमें चारा घोटाला सबसे बड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कमजोरियों की बातें होने लगीं और फिर लालू यादव को जेल जाना पड़ा। इन सब ने मिलकर पार्टी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जब लालू यादव राजनीतिक सीन से थोड़ा हटे, पार्टी में एक नई पीढ़ी सामने आई, और ये सिर्फ लीडरशिप का बदलाव नहीं था, ये पार्टी की सोच और फोकस में भी एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। और यहीं पर आरजेडी की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक जेनरेशनल शिफ्ट। जहां लालू यादव की राजनीति का सेंटर पॉइंट सामाजिक न्याय था, वहीं उनके बेटे तेजस्वी यादव ने यह समझा कि बदलते बिहार के युवाओं की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। इसलिए उन्होंने अपना मेन एजेंडा बनाया बेरोजगारी, शिक्षा और विकास। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिला 2020 के बिहार चुनाव में। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया। ये एक ऐसा कदम था जिसने सीधे सीधे राज्य के नौजवानों को अपनी तरफ खींच लिया। और नतीजा, ये नई स्ट्रैटेजी काम कर गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये इस बात का साफ संकेत था कि पार्टी ने एक बार फिर से अपनी जमीन मजबूत कर ली है। तो ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आरजेडी का भविष्य क्या है। आज पार्टी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, इतनी मुश्किलों के बाद भी आरजेडी का एक बहुत मजबूत और लॉयल वोटर बेस आज भी उनके साथ है। इसमें मुख्य रूप से यादव, मुस्लिम और ग्रामीण वोटर शामिल हैं, जिसे पॉपुलरली MY समीकरण भी कहा जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चुनौतियां भी कोई कम नहीं है। गठबंधन की राजनीति को साधना, बीजेपी और जेडीयू जैसे मजबूत विरोधियों से मुकाबला करना, और वोटर्स की जो बदलती उम्मीदें हैं उनके साथ तालमेल बिठाना, ये सब आरजेडी के सामने बड़ी पहेलियां हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरजेडी बिहार में सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या तेजस्वी यादव राज्य के राजनीति का अगला चैप्टर लिखने में कामयाब होंगे, या फिर बिहार के राजनीति में कोई बिल्कुल नया समीकरण देखने को मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब तो खैर